सेकेंड लास्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन हम कहते हैं किसी दो चीज़ों को मिला के, दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के एक चीज़ जब बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। ये निस्बतन उससे उल्टा रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए हमें एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हीट है तो आप फ्यूजन रिएक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। अब दो लाइटर न्यूक्लियाई को अगर आप देखेंगे, बहुत लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ड्यूट्रियम है और ट्रीटियम है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक हीलियम बनता है, एक न्यूट्रॉन, एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके साथ रिलीज होती है। तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें से आप दो लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूजन करके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हो, एक हैवियर एटम बनाते हो, साथ में एनर्जी रिलीज़ करते हो और उसके जो सब पार्टिकल्स वगैरह में रिलीज़ होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारे पास क्या है? एक फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन रिएक्शन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि इंतहाई पावरफुल होता है। ठीक है, एक इंतहाई पावरफुल रिएक्शन है। वहाँ पे अगर मैं उसे कंपेयर करूँगा, इसको एंड पे मैं इसकी कंपैरिजन करती हूँ कि फ्यूजन और फिजन में जो एनर्जी रिलीज़ होती है ज़्यादा पावरफुल किसकी होती है। वहाँ पे हमने 230 या 220 की बात की थी कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ रिलीज़ होती है और यहाँ पे 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप कहोगे कि वो ज़्यादा है, ये कम है। ठीक है, वो एक पूरे के पूरे इवेंट में रिलीज़ होने वाली एनर्जी है और उस इवेंट में 235 न्यूक्लियॉन्स शामिल हैं। तो हर एक न्यूक्लियन कंबाइन होके इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहा, वो पर इवेंट है उस पूरे न्यूक्लियस की एनर्जी 235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 230 मेगा इलेक्ट्रॉन, 235 में कह रहा हूँ, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो पूरे का पूरा ये एक इवेंट रिलीज़ कर रहा होता है। अगर आप उसको इन 235 में डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगी, शायद इससे भी कम बनेगी। वो एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, उसकी एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं है, उसकी एनर्जी इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो सारे कंबाइन होकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पर न्यूक्लियॉन है। एक न्यूक्लियॉन जो है इतनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, तो ज़्यादा पावरफुल है। अगर 235 न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होकर फ्यूजन रिएक्शन करें तो उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उससे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसकी पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं। कहते हैं व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन। यहाँ पे ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कंबाइन होकर एक हीलियम बनाता है, न्यूट्रॉन बनाता है और ये एनर्जी जो है ये हम फील कर रहे होते हैं। सूरज की सरफेस पे ये ज़्यादा ईजिली मतलब पॉसिबल है, या स्टार्स पे जो प्रोसेस होता है फ्यूजन रिएक्शन का पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पे हीट और जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हैं। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है तो फिर ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता। तो दिस इज़ रिलेटेड टू द फ्यूजन रिएक्शन। अगेन बता दूँ, दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके, ये दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाता है, एक न्यूट्रॉन रिलीज़ कर रहा है इस प्रोसेस में और एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं कि क्या चीज़ है? इट इज़ फ्यूजन रिएक्शन। लास्टली इसी के साथ मैं कनेक्टेड बात कर लूँ, हैज़र्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स। रेडिएशंस की हैज़र्ड्स क्या होती हैं, मतलब उससे नुकसानात क्या हो सकते हैं। अगर आप रेडिएशंस की बात करते हो तो रेडिएशंस अगर डायरेक्ट एक्सपोजर आपका हो जाए तो उससे रेडनेस एंड सोर्स ऑन स्किन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। स्टेरिलिटी जिसको हम कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से अगर कोई बंदा जो है उससे रेडिएटिव एलिमेंट जो है वो स्ट्राइक होना शुरू हो जाए तो उस रेडियो के प्रोसेस से या उसकी रेडिएशन की वजह से उसमें से अपनी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उस ह्यूमन में रुक जाता है। वो इसमें जो एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स वो ख़त्म हो जाती है। इसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी। वो प्रोसेस हो जाता है रेडिएशंस की वजह से। उसके साथ साथ जेनेटिक म्यूटेशन आना शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों में, जो बच्चे पैदा होते हैं इंसानों की बात करें तो वो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, उनमें एबनॉर्मल ट्रेट्स होती हैं, उनमें से जो है उनकी कुछ ऑर्गन सही से प्रॉपर्ली काम नहीं करते। और ये आप हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत अरसे तक ये प्रोसेस होता रहा, इवन आज तक भी होता है। अब थोड़ा सा कम हो गया बिकॉज जापान ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली है अपनी टेक्नोलॉजीज़ में। सो उन्होंने वो मेडिसिन वगैरह डेवलप कर ली जिसकी वजह से इन इफेक्ट्स को रोका जा सकता है। लेकिन बहुत अरसे तक ये जेनेटिक म्यूटेशंस होती रहती थी बिकॉज वहाँ पे एटम गिराए गए थे, तो और उन रेडिएशंस की वजह से बहुत ही कैंसर्स जो जेनेटिक म्यूटेशंस ही हुई थी। उसके बाद कहते हैं ल्यूकीमिया है, जो कैंसर ब्लड सेल्स होते हैं जो कि ब्लड कैंसर को कॉज करते हैं, ये भी रेडिएशंस की वजह से स्टार्ट हो सकता है। ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट इन आई, मतलब आंखों से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है अगर आपकी रेडिएशंस जो है डायरेक्टली आंख में स्ट्राइक करें तो उसको हम कहते हैं कि ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती हैं। इसके साथ साथ अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें तो ये क्यों ज़रूरी है। एक जगह है रशिया में, अगर आप यूट्यूब पे देखें तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। चेर्नोबिल नाम है उसका रशिया में। वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर थे, पीसफुल पर्पस के लिए वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये बर्स्ट कर गया था और उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हुए थे। उस आबादी को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। वो पूरा शहर जो है वो अब गैर आबाद है, वहाँ पर रेडिएशन के इम्पैक्ट होते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ जो है
जो रिलीज़ ऑफ रेडिएशंस हैं, जो अनकंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ रेडिएशंस निकली थी, उसकी वजह से जो खड़ी फसलें थी वो ख़राब हो गई हैं। वहाँ पे आबादी अब नहीं है, वहाँ पे इवन ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पे रुक गई है। वो पूरे का पूरा शहर जो है खैराबाद हो गया। हालांकि पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन समहाउ वो कंट्रोल रिएक्शन उससे कंट्रोल नहीं हुआ और वो एक धमाके से बर्स्ट हो गया। और ये पूरा एक बहुत बड़ा इवेंट है। अगर आप यूट्यूब पर जाके इसको सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। इसके हिसाब से हमें अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की जगह पर एटॉमिक एनर्जी वाले होते हैं या ऐसे लोग जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं, उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, उस जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे रेडिएशंस होती हैं, तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस उन्हें लेनी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि द सोर्सेज शुड बी हैंडल विद टंग्स एंड फोर्सेप। आप हाथों से नहीं पकड़ेंगे, आप उसको जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके जो फोर्सेप्स होती हैं, जो ट्रॉन्ग्स होते हैं, उसको आप यूज़ करेंगे। उसके साथ साथ जो है रबर ग्लव्स वगैरह यूज़ करने चाहिए। और अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसके बाद आपको हाथ प्रॉपर्ली वॉश करने चाहिए। उसके साथ साथ जो है वो एक थिक लेड शीट होती है, उसके अंदर आपने इस सैंपल को रखना होगा जो रेडियो एक्टिव सैंपल है, नहीं तो उसमें से रेडिएशन इमिट होती रहेंगी। लेड में से वो रेडिएशन रुक जाती हैं, उसको स्टॉप कर देता है, उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकती रेडिएशन, बाकी सोर्सेज में से कर सकती हैं। तो इसी वजह से हमें उस कंटेनर में इसको डालना होगा, उस रेडियो एक्टिव सैंपल को, जो कि लेड से बना हो, शीशे से बना हो। उसके बाद ये भी है कि अगर आपके पास रेडिएशन सोर्स है तो आप मजाक में ऐसे नहीं कर सकते किसी के सामने ऐसा पॉइंट किया हुआ है कि जी ये देखो मेरे पास रेडिएशन सोर्स है, और अगर आप उसको सामने कर देते हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो रेडिएशन उसमें से एमिट होकर उस बंदे को स्ट्राइक कर जाए और उसकी हेल्थ को जो है वो डिस्टॉर्ट कर दें। उसके साथ साथ ऐसी जगहों को विजिट नहीं करने चाहिए जहाँ पे हमारे पास जो है वो रेडियो एक्टिविटी रिलीज़ होने, मतलब रेडियो एक्टिव प्रोसेस हो रहे होते हैं। यहाँ पे रेडिएशन का जो है वो इम्पैक्ट डेंजर ज़्यादा होता है, रेडियो एक्टिव डोज जो है वो ज़्यादा होती है। तो उस जगह को फ्रीक्वेंटली विजिट करना, बार बार विजिट करना, ये भी निस्बतन ठीक नहीं होता। तो उन जगहों को कम विजिट करना चाहिए। मजबूरी है, अगर आपने वहाँ पे काम करना है तो आप प्रॉपर्ली इन सारे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तभी आप उनमें से सेफ़ रह सकते हो।